पिछले कुछ सालों में भारत के दर्जनों वैज्ञानिक जो देश की सुरक्षा, अंतरिक्ष मिशन और ऊर्जा अनुसंधान के क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, अचानक या तो लापता हो गए या मृत पाए गए। कुछ को आत्महत्या बताया गया, कुछ को हादसा, और कई मामले को ऐसे दबा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब इन वैज्ञानिकों की मौत हुई, From New Delhi in a shocking to do with the ISRO scientist who has been found dead. The search for scientist N. Mahalingam has ended on a tragic note. His body was found by महिला साइंटिस्ट ने खुदकुशी कर ली है। Last week, a fire at the Bhabha Atomic Research Center in Trombay killed 2 research scientists. What caused the fire still remains a mystery. तो हमारा मीडिया, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, न सवाल पूछ सका और न ही लोगों का ध्यान इस ओर खींच सका। और दीपिका जो ब्लैक कलर की गाड़ी में इस वक्त निकली है, मैं आपका थे दीपिका पादुकोण की वो गाड़ी देखिए, हम ये ट्रैक कर रहे हैं। मैं अभी इस वक्त आपको ये पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का सब। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगे क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र का ये महत्वपूर्ण स्तंभ आज भीतर से खोखला हो चुका है। जरूरी मुद्दों पर लोगों का ध्यान लाने में भारतीय मीडिया बार बार असफल हुई है, बल्कि इस देश में अनगिनत मुद्दे हैं जिन पर लोगों का ध्यान जाना बेहद जरूरी है, लेकिन इन मुद्दों को या तो दबा दिया गया या फिर कभी दिखाया ही नहीं गया। हाल के वर्षों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में तेजी से गिरावट आई है, जो लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। यह आवश्यक है कि मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करे ताकि जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंच सके। आज ग्राउंड जीरो पर्सपेक्टिव पर हम उन घटनाओं की बात करेंगे जिन्हें इतिहास की कब्र में चुपचाप दफन कर दिया गया। न कोई चर्चा हुई, न जवाब मिला, सिर्फ रह गई एक रहस्यमयी चुप्पी जो अब भी टूटनी बाकी है। हम उन वैज्ञानिकों को याद करेंगे जिनकी मौत जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही जल्दी भुला दी गई, और हम वो सवाल सामने रखेंगे जिन्हें पूछना अब जरूरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब हमने द मिस्टीरियस डेथ ऑफ इंडियन साइंटिस्ट पर रिसर्च करना शुरू किया तो सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आया वो नाम था फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। डॉक्टर भाभा जब इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे तो साल 1965 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो भारत को सिर्फ 18 महीने में परमाणु शक्ति बनाया जा सकता है। लेकिन इस बयान के कुछ ही महीने बाद यानी 24 जनवरी 1966 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 101 बोइंग 707 जिसे कंचनजंगा कहा जाता था, मोंट ब्लांक की बर्फीली पहाड़ियों से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि 117 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, और उन्हीं में से एक नाम था हमारे महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। इतने बड़े हादसे को सिर्फ और सिर्फ प्लेन क्रैश के रूप में डाइजेस्ट कर पाना दुनिया के लिए मुश्किल था। लोगों को लगने लगा था कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हो सकती है, क्योंकि इस प्लेन क्रैश के सिर्फ 13 दिन पहले यानी 11 जनवरी 1966 को भारत के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रहस्यमयी हालातों में ताशकंद में हो चुकी थी। दो बड़े बड़े नेशनल आइकॉन्स की अचानक और अनएक्सप्लेन मौत अपने पीछे ढेर सारा सवाल छोड़ जाती है, और सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर CIA द्वारा किया गया एक टारगेटेड असैसिनेशन। अब हम आपके सामने इस घटना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखने जा रहे हैं जो सच्चाई को समझने में आपकी मदद करेंगे, ताकि आप किसी भ्रम में नहीं बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर अपना ओपिनियन बना सकें। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेशनल आर्काइव एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई किए जो सीधे तौर पर 1963 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े हैं। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि CIA ने भारत में भी अपने कोवर्ट ऑपरेशन चलाए थे, और ये कोई आम सर्विलांस नहीं था बल्कि CIA के सीक्रेट बेसेस न्यू दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में मौजूद थे। इतना कुछ देखने, सुनने और समझने के बाद दिमाग में एक सवाल बार बार गुजता है। सवाल ये है कि क्या CIA जैसी विदेशी खुफिया एजेंसी भारत में बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के दो बेस के साथ कैसे ऑपरेट कर सकती थी। और जब हमने इस सवाल को लेकर रिसर्च स्टार्ट किया तो एक के बाद एक ऐसे शॉकिंग फैक्ट सामने आए जो सीधे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि डॉक्टर होमी भाभा की डेथ सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि
एक वेल प्लानेड टारगेट किलिंग थी जो CIA द्वारा अंजाम दिया गया, जिसका सीधा उद्देश्य भारत को परमाणु शक्ति बनने से रोकना और उसके न्यूक्लियर मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर देना था। 1983 में पुलिट्जर प्राइज विनिंग पत्रकार सिमर हर्ष ने अपनी चर्चित किताब द प्राइज ऑफ पावर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 1960 के दशक में CIA मोरारजी देसाई को हर साल $20,000 की रकम देती थी और उसके बदले देसाई भारत सरकार से जुड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन CIA के टेबल तक पहुंचाते थे। हालांकि देसाई ने इन आरोपों को सीर मैडनेस कहते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया और इस सनसनीखेज दावे से आहत होकर मोरारजी देसाई ने अमेरिका के इलिनॉय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में $185 मिलियन का डिफेमेशन लॉ सूट्स दायर किया, यानी मानहानि का मुकदमा। आगे बढ़ने के पहले जरा ये जान लेते हैं कि कोर्ट में हुआ क्या था। देसाई ने 4 काउंट में मुकदमे दायर किए थे। काउंट 1 इंटरनेशनल डिफेमेशन अंडर US लॉ, काउंट 2 नेग्लिजेंट डिफेमेशन अंडर US लॉ, काउंट 3 और 4 डिफेमेशन अंडर इंडियन लॉ। अदालत ने शुरुआती सुनवाई में ही कुछ काउंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर डिसमिस कर दिए और बाकी को समरी जजमेंट की ओर भेज दिया, यानी फैसला अब एविडेंस के मेरिट पर होना था। जूरी का अंतिम निर्णय। Seymour Hersh acted in journalistic capacity with support from credible sources. Morarji Desai failed to prove actual malice or reckless disregard for truth. यानी यह मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के दायरे में आता है, इसीलिए हर्ष को डिफेमेशन के आरोप से बरी कर दिया गया। मोरारजी देसाई ये साबित नहीं कर सके कि हर्ष ने जानबूझकर झूठ लिखा है। अमेरिकी कोर्ट ने सिमर हर्ष को देसाई के आरोप से बरी कर दिया और कहा कि एक पत्रकार को क्रेडिबल सोर्सेज से मिली जानकारी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लिखी गई हो तो वो डिफेमेशन नहीं कहलाती। यानी मोरारजी देसाई ये केस हार गए और उन पर ये आरोप अब भी बरकरार है। इंडियन अथॉरिटीज ने इस पूरे मामले में आज तक कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन चाहे बात रॉ की फंडिंग रोकने की हो या फिर ऑपरेशन कहूटा जैसे क्रिटिकल मिशन को बीच में रोक देने की, मोरारजी देसाई की कार्यशैली ने उनकी नीयत पर हमेशा सवाल उठाने को मजबूर किया है। मोरारजी देसाई के फैसले ने रॉ की ऑपरेशनल क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया था। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने रॉ को लगातार बैकफुट पर रखा। सिमर हर्ष अपनी किताब में आगे मोरारजी देसाई का जिक्र करते हुए कहते हैं कि CIA के अंदर मोरारजी देसाई को स्टार परफॉर्मर तक कहा जाता था। साल 1993 में मशहूर अमेरिकी पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली का एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू का अंश साल 2008 में कन्वर्सेशन विद क्रो नामक किताब में प्रकाशित हुआ। इस किताब में क्राउली के हवाले से लिखा गया कि भारत जब परमाणु बम बनाने की दिशा में काम करने लगा तो अमेरिका को परेशानी होने लगी। उसी दौर में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दोनों भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और ठीक तभी 1966 में शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद मोंट ब्लॉन्क की पहाड़ी में डॉक्टर भाभा की प्लेन क्रैश हो जाती है। USA नहीं चाहता था कि भारत परमाणु शक्ति बने। एक आत्मनिर्भर भारत, परमाणु संपन्न भारत अमेरिका को उसकी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ था, जहां कंट्रोल और डिपेंडेंसी उनकी डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार था। अमेरिका को असली डर था कि अगर भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना तो वो साउथ एशिया में US के दबदबे को सीधा चुनौती दे सकता है, क्योंकि उस दौर में न्यूक्लियर पावर बनना सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर बनने का एक एंट्री पास हुआ करता था। और सच ये है कि 1964 तक सिर्फ 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन थे। पहला USA, दूसरा USSR, तीसरा UK, चौथा फ्रांस और पांचवा चाइना। जब भारत के परमाणु राष्ट्र बनने की महत्वाकांक्षा की भनक USA गवर्नमेंट तक पहुंची तो उन्हें अपने ग्लोबल डोमिनेंस के फाउंडेशन पर एक गंभीर चुनौती की आशंका होने लगी। अमेरिका को हमारे महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के कैपेबिलिटीज पर पूरा भरोसा था कि अगर कोई भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बना सकता है तो वो एक ही इंसान थे, वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसीलिए डॉक्टर भाभा की मौत को सिर्फ एक हादसे के तौर पर नहीं देखा जा सकता।